Hello guys, today I am going to explain the chapter The Rise of Nationalism in Europe. This is the chapter of class 10th of history. This is the first chapter. तो इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि नेशनलिज्म की फीलिंग्स कैसे डेवलप हुई और ये डेवलप होती हैं यूरोप से। इसके पहले कैसे स्टेट्स थे वहाँ पर, कैसे ये फीलिंग डेवलप हुई, कहाँ से फीलिंग डेवलप हुई और कैसे नेशन स्टेट डेवलप हो गए जो आज के मॉडर्न नेशन स्टेट हैं। तो दिस इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म स्पेशली इन यूरोप। व्हाट इज अ नेशनलिज्म? नेशनलिज्म is a feeling of oneness on the basis of common culture, common language and common history, in which the people have their identity on the basis of on the name of the country. जैसे कि people living in India, Indians, living in China, Chinese, living in Britain, British, living in Italy, Italian. So this is the feeling of nationalism. For this, the people is ready to sacrifice everything. It is the feeling of extreme love for the country. नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है वो देश के लिए, अपने नेशन के लिए सब कुछ करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार करती है। तो ये फीलिंग डेवलप कैसे हुई, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। और स्पेशली ये स्टार्ट होती है यूरोप से। तो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द फुल चैप्टर। आई विल प्रोवाइड यू द समरी ऑफ द चैप्टर। So then you must be sincere, serious to listen the chapter that is going to be described by me. Introduction of the chapter. You can see there is a picture in the beginning of the chapter of your textbook. आप देखते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर बिगनिंग में ही, चैप्टर की शुरुआत में ही एक पेंटिंग बनी हुई है। This painting was painted by Frédéric Soreau, a French artist in 1848। ये 1848 में एक फ्रेंच जो है आर्टिस्ट ने बनाई थी। और दिस पेंटिंग हैज़ अ सीरीज ऑफ 4 पिक्चर्स। इस पेंटिंग में 4 पिक्चर्स को दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। द फर्स्ट इन द सेंटर देयर इज स्टेचू ऑफ लिबर्टी। इस पेंटिंग के आप देखिए बीचों बीच में स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, वाइट यूनिफॉर्म। एंड इन वन हैंड ऑफ दिस स्टेचू देयर इज अ टॉर्च लेफ्ट हैंड एंड राइट द चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसका मतलब स्टेचू ये इंडिकेट करती है कि जो फ्रीडम आएगा, एक तरफ वो क्या करेगा, लोगों को एनलाइटनमेंट करेगा, प्रकाशित करेगा, और दूसरी तरफ उन्हें राइट्स प्रोवाइड कराएगा। सेकेंड इज मार्चिंग पीपल इन यूनिफॉर्म टुवर्ड्स द स्टेचू। बहुत से लोगों को आप देखते हैं कि वो स्टेचू की तरफ जा रहे हैं और दे आर आइडेंटिफाइड विद देयर यूनिफॉर्म एंड फ्लैग्स। अगर आप उनकी पहचान करते हैं तो उनके यूनिफॉर्म और उनके फ्लैग से पहचाना जा सकता है। देयर आर द कंट्रीज ऑफ फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन एंड मेनी अदर यूरोपियन कंट्रीज। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में इन कंट्रीज में फ्रीडम होगी। नंबर 3 इज देयर आर रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। और आप 3rd में देखेंगे कि आपके सामने कुछ बोन्स जैसी पड़ी हुई हैं, ये रिमेन्स हैं आप एब्सोल्यूट मोनार्की ऑफ द राजशाही के, कि ये शो करता है
आने वाले समय में मोनार्की सिस्टम, किंग्स रूल नहीं रहेगा, उनके केवल रिमेन्स रह जाएंगे। एंड फोर्थ पॉइंट, दैट इज द जीसस क्राइस्ट एंड अदर एंजल्स, दे आर ब्लेसिंग देम फ्रॉम द स्काई। इसका मतलब ये सेंस देता है कि जीसस क्राइस्ट और अदर एंजल्स भी ये लाइक करते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ को ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके यहाँ नेशन स्टेट हो, डेमोक्रेसी हो, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी इस्टेब्लिश हो, कि आने वाले समय में यूरोपियन कंट्रीज़ नेशन स्टेट बन जाएं। द आइडिया ऑफ नेशन, आपको मालूम है कि यूरोप में भी 17-18 सेंचुरी में छोटे छोटे स्टेट्स थे और ऐसे हंड्रेड्स ऑफ स्टेट्स वर इन यूरोप। जैसे आप अपने कंट्री में देखते हैं, इन इंडिया देयर वर सो मेनी स्टेट्स। जब देश हमारा आज़ाद हुआ तब मोर देन 565 स्टेट्स वर देयर। सो द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स केम। A nation state is a state where the identity of the people on the name of the country. So the idea of nation, nationalism, do you know that was started from after the French Revolution in 1789. In 1879, the new idea that came in the mind of the people, it was the feeling of nationalism. That time two words were used by the people. Idea of les citoyens and the la patrie. Les citoyens means होता है citizens और la patrie means the fatherland. तो in France during the French Revolution, people started to say कि they were the citizen of the country, of their nation, and France was their fatherland. And they started, the French used a new French flag that was called tricolor. उन्होंने क्या किया, एक फ्रेंच फ्लैग बनाया और नेम उसका रखा ट्राई कलर। देयर वर 3 कलर्स इन द नेशनल फ्लैग ऑफ फ्रांस। यूनिफॉर्म लॉज एंड कॉमन लैंग्वेज वाज मेड। फ्रेंच वाज डिक्लेयर्ड कॉमन लैंग्वेज, यूनिफॉर्म लॉज वर मेड, एंड एज यू नो द नेशनल असेंबली वाज सेट अप, एंड दीज वर द सिंबल्स दैट वर यूज्ड by the people in France and that gave rise to the feeling of nationalism. ये जो सिंबल यूज किए गए फ्रांस में, इससे लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। और एज यू नो इट्स इफेक्ट वाज आल्सो ऑन अदर यूरोपियन कंट्रीज। फ्रांस में अगर छोटी भी कोई इंसिडेंट होता था, घटना होती थी, तो अदर यूरोपियन कंट्रीज में वो इफेक्ट करता था। और इसीलिए एक बार जो है ये ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक था, उसने कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जब फ्रांस में और छींक आती है पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। इसका मतलब एक छोटी सी घटना फ्रांस की पूरे यूरोप को इफेक्ट करती थी। तो दैट टाइम एज यू नो आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन there was the rule of Napoleon Bonaparte in France. As you know, in the middle there was a reign of terror, आतंक का रूल हुआ था। रॉबेस्पियर का नेम सुना होगा। लेकिन आफ्टर दैट when Robespierre was guillotined, the directory rule was started in France and Napoleon Bonaparte became the king of France in 1804. He started some modern uniform in his administration. उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से यूनिफॉर्म रूल्स, मॉडर्न रूल्स रिफॉर्म्स स्टार्ट किए थे
और these reforms, these are known as the civil code or the Napoleonic code of 1804. But as you know कि whenever he went, he defeated most of the countries of Europe, और वो जहाँ भी जाता था और वहाँ पर क्या किया जाता था कि उसका वेलकम होता था. ही इज कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. तो अंडर द सिविल कोड, नेपोलियन कोड, नंबर 1, ऑल द प्रिविलेजेस बाय बर्थ वर टेकन अवे. जैसे आप समझते हैं क्लर्जी और नोबिलिटी को जो राइट्स मिले हुए थे बाय बर्थ वो ले लिए गए. इक्वालिटी बिफोर लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड and right to property was given. There were many other changes that took place, as is the common measure, weight, or restrictions that were on trade, and feudal system was abolished. So there were many changes that took place. Or this was the reason whenever Napoleon's armies went, they were welcomed. Later Napoleon Bonaparte was defeated, as you know, in 1815, and later there was the old system conservatism that was started. Or as you know, there was Vienna Pact that is signed, Treaty of Vienna. Or 4 countries defeated Napoleon Bonaparte: Russia, Prussia, Austria and Britain. The main leader was the Chancellor of Austria, Duke Metternich, in which all the changes that were brought by Napoleon Bonaparte that were undo, change कर दी गई. नेपोलियन बोनापार्ट के स्थान पर बोनबो डायनेस्टी का एक किंग बिठाला गया. आर्मीज को कम पावरफुल बना दिया गया फ्रांस की, और बॉर्डर पे छोटे छोटे स्टेट सेटअप कर दिए गए. इसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वियना. इस तरीके से फ्रांस को वीक कर दिया गया. मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. अब देखिए आप, यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग्स कैसे क्रिएट होती हैं, जो स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, बट दीज डेवलप्ड इन द माइंड ऑफ द मिडिल क्लास. एज यू नो, देयर वाज द राइज ऑफ द मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास दे बिलीव्ड इन द नेशनलिज्म एंड द लिबरलिज्म. लिबर मीन्स समझते हैं, लिबर मीन्स होता है फ्री, और लिबरलिज्म द आइडिया विच बिलीव्स इन फ्रीडम, लिबर्टी. जो लिबर्टी या फ्रीडम में बिलीव करती है आइडिया, उसको लिबरलिज्म कहते हैं. तो द मिडिल क्लास पीपल मोस्टली, डू यू नो ये कौन लोग थे? दे वर द रिच मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, lawyers, doctor, teachers, educated class. They became very powerful that time, and they believed in nationalism and the liberalism, और they were known as the nationalist liberals. उन्होंने जो है क्या कहते हैं जैकोबिन क्लब्स बनाए थे. As you know, that time in Europe there were very small states, and Germany, आज का जो प्रेजेंट जर्मनी है, that was also divided into 32 German states, sometimes 39 German states. So the German states came together and formed a custom union, और this custom union is known as Zollverein. इसको जोलवरिन कहते हैं. अब जर्मन स्टेट्स, Zollverein was that. It was formed in 1834. इसमें क्या किया गया, जर्मन स्टेट सब आपस में ट्रेड कर सकते थे, और इसमें जो टैरिफ बैरियर्स थी, चुंगी पड़ती थी, उनको ख़त्म कर दिया गया, और जो 30 करेंसीज ऑफ जर्मन स्टेट्स थी दैट वर कन्वर्टेड इनटू 2. इसको कहा जाता है जोलवरिन. लेटर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड आफ्टर नेपोलियन बोनापार्ट, और देयर वर मेनी चेंज दैट टुक प्लेस इन फ्रांस एंड अफेक्टेड आल्सो. दैट टाइम, एज यू नो, when old conservatism was established, जब नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया तो ड्यूक मेटरनिक और अदर कंट्रीज में फिर वही ओल्ड सिस्टम स्टार्ट हुआ, द किंग रूल. और इन दैट, एज यू नो, देयर वाज जो मॉडर्न
reforms were started by Napoleon Bonaparte that were changed. The freedom of speech, the freedom on press, that was banned. रिजल्ट क्या हुआ? जो नेशनलिस्ट लिबरल्स थे दे बिकेम अंडरग्राउंड, वो अंडरग्राउंड हो गए उस समय, क्योंकि उन्हें ये डर था उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि उनकी स्पीच पावर ले ली गई थी. और दिस टाइम मेनी नेशनलिस्ट बिकेम द रिवोल्यूशनरीज आल्सो. और जो रिवोल्यूशनरीज थे उसमें नेम एक लिया जाता है गिस्पी मेजनी. गिस्पी मेजनी आप देखेंगे ही वॉज अ रिवोल्यूशनरी. एट द एज ऑफ 24 he became the member of a secret society of Carbonnerie, and later he formed two secret societies, Young Italy in Marseille and Young Europe in Bern. और उसके बारे में he was a great supporter to make Italy as a republic. और उसके बारे में ड्यूक मेटरनी कहता था कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि हमारी जो कंजर्वेटिज्म है इसका सबसे बड़ा दुश्मन ये है. और तभी आप देखते हैं कि दीज एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1832 1848, यूरोप में जो 1830 से लेकर 1848 का पीरियड है इसको एज ऑफ रिवोल्यूशंस कहा जाता है. बिकॉज ड्यूरिंग टाइम देयर वर मेनी रिवोल्यूशंस, many protests in Europe. Our main role was played by the liberal nationalists. As you know, during this period, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये पीरियड एज ऑफ रिवोल्यूशन क्यों कहलाता है? क्योंकि आपको मालूम दैट टाइम देयर पीपल वर सफरिंग अ लॉट. देयर वॉज फाइमाइन, अकाल पड़ गया था, शॉर्टेज ऑफ फूड, पॉपुलेशन वॉज इंक्रीजिंग, पीपल वर अनएम्प्लॉयमेंट, wages were very low, and there was the rise in prices, shortage of food, and that time the prices of bread were also increasing. So people were on the road, workers were on the roads, women were on the roads, and started the revolution revolts. Or not, it was revolt in only France or Paris, in different parts of Europe. So this period is called Age of Revolutions. That time, as you know, Greek was a part of Ottoman Empire. Ottoman Empire, it is also known as the Turkey Empire. ये इस्लामिक एम्पायर था, और ये ग्रीक जो और अदर बाल्कन स्टेट्स दे वर पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर. तो ग्रीक वाज ए क्रिश्चियन कंट्री, इट वांटेड टू बिकम इंडिपेंडेंस, सो स्टार्टेड द वार. इसको कहा जाता है द ग्रीक वार. और इन दिस many European countries that were Christian countries, they helped a lot. And there was a British poet name was Lord Byron that collected the fund and went on the border to fight, और there he died due to typhoid fever was उसको उसकी डेथ हो गई. Later there was a treaty that was signed between Greek and Ottoman Empire. It is known as Treaty of Constantinople 1832, और ग्रीक became an independent state, later became a nation. तो आप देखिए द रोमांटिक imaginations. देखिए there were some people who were in favor that nationalism can be developed through the revolutions, but there were many people, you can see, there was a German philosopher Johann Gottfried. He believed that not only the revolutions, केवल क्रांतियों से नहीं, through the romanticism we can develop the feeling of nationalism. Through the language, story, dance, culture, इन सब के द्वारा भी लोगों में फीलिंग्स क्रिएट की जा सकती है. और इसीलिए उसने डॉस वागवागिस्ट 2 वर्ड्स बताए थे, और उसको फॉलो किया था कैरोल कुरपिंस्की ने. उसने इनकरेज द पोलिश लैंग्वेज. जब पोलैंड पर रशिया ने अटैक कर दिया, उसको कैप्चर कर लिया, तो वहाँ पे क्या किया, रशियन लैंग्वेज इम्पोज कर दी.
तो फिर भी वहाँ के जो चर्चेस थे वो स्पीच पोलिश में देते थे, लोगों में फीलिंग क्रिएट करते थे। और कैरोल क्रेपिंस्की ने उसने क्या किया, एक ओपेरा हाउस स्टार्ट किया था और उसमें लोगों को फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म दैट वर डेवलप्ड थ्रू द लैंग्वेज, थ्रू द डांस, थ्रू द म्यूजिक। सो romanticism also became a part of the rise of feeling of nationalism. The making of nation states. First we will discuss about Germany. आज का जर्मनी है ऐसा नहीं था, उस समय एक नेशन स्टेट बना। आपको बताया था कि जर्मनी दैट वाज मॉडर्न जर्मनी डिवाइडेड इनटू 39 जर्मन स्टेट्स, बट द मेन मेजर स्टेट वाज प्रशा और इट्स प्राइम मिनिस्टर वाज ओटो वन बिस्मार्क। तो ही वॉज वेरी डिप्लोमेटिक। ओटो वन बिस्मार्क उसको यूनाइट करना चाह रहा था, तो उसने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ द किंग कैसर विलियम फोर्थ, ही डिफीटेड 3 countries, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, ड्यूरिंग 7 years। तीनों से एक एक करके युद्ध लड़ा था वो। पहले एक से लड़ता था, 2 से दोस्ती कर लेता था, फिर दूसरे पर अटैक करता था, नेक्स्ट से दोस्ती करता था, फिर तीसरे से। और इनके पास जो जर्मन स्टेट्स थे दैट वर टेकन अवे, उनसे छीन लिए। एंड यूनिफाइड द जर्मनी एंड जर्मनी बिकेम अ नेशन। और द पैलेस ऑफ वर्साइल्स, जो पैलेस था वहाँ पर जर्मन जो एम्परर था कैसर विलियम फर्स्ट, he was declared the emperor of Russian Empire in 1871 और thus जर्मनी became a modern nation, एक नेशन बन गया। सेकेंड बात करते हैं इटली। इटली आज के जैसा नहीं था, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स, छोटे छोटे 7 स्टेट्स में डिवाइड था। और मेन स्टेट वाज सार्डिनिया, पीडमोंट, जस्ट लाइक आपने देखा जर्मनी में प्रशा वाज। और विक्टर इमैनुअल सेकेंड वाज द रूलर ऑफ सार्डिनिया और चीफ मिनिस्टर वाज कैवूर। आप देख सकते हैं कैवूर वाज आल्सो वेरी डिप्लोमेटिक लाइक जोहान ऑटोमन बिस्मार्क। He also decided to unified Italy with the help of the king and with the help of the army. He took the support of Giuseppe Garibaldi also and first defeated Austria and took away the Italian states. ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में थे। और देन स्पेन, उसने स्पेन को भी डिफीट किया एंड लेटर took away the Italian state and unified Italy was formed by the Cavour. और in 1861 Victor Emmanuel II was proclaimed as the king of Italy, emperor of Italy, और Italy became a nation। और आपको मालूम है, आप सुन के हंसेंगे कि उस समय एक स्लोगन दिया गया था कैवूर के द्वारा, लटैलिया। तब इटली का नाम नहीं था, लटैलिया। तो वहाँ पर फार्मर्स ने भी सपोर्ट किया था, क्योंकि गिउसेप्पे गैरिबाल्डी की रेड स्टार्ड एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन था जो रेड शर्ट पहनते थे, उन्होंने हेल्प किया था आर्मी की, और वहाँ के पीजेंट्स ने भी किया था। जब लाटेलिया की बात होती थी तो समझते थे लाटेलिया वाज द क्वीन ऑफ विक्टर इमैनुअल दैट वाज इम्प्रिजन्ड बाय स्पेन। कि जब वो लाटेलिया कहते थे तो समझते थे वहाँ के लोग कि ये रानी का नाम है विक्टर इमैनुअल की, जो ब्रिटेन में, जो स्पेन में कैद है, उसको फ्री कराना है। जब वो कहते थे फ्री लाटेलिया, एंड दस इटली बिकेम अ नेशन। द स्ट्रेंथ केस ऑफ ब्रिटेन, अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो उसका तो अलग ही तरीका था। आज का जो ब्रिटेन है, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 आइलैंड्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। मेन वॉज इंग्लैंड कैप्चर्ड स्कॉटलैंड in 1707 and the Act of Union was passed and Scotland was merged with
इंग्लैंड एंड नेम वाज गिवन द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। पूरा नाम दिया गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसलिए कभी कभी इसको ब्रिटेन कह देते हैं, कभी कभी यूके कहते हैं। लेटर एज यू नो आयरलैंड, आयरलैंड में क्या था, देयर वर प्रोटेस्टेंट्स एंड द कैथोलिक्स। प्रोटेस्टेंट्स थे और कैथोलिक्स थे। तो ये दोनों में देयर वाज अ डिस्प्यूट। जो कैथोलिक्स थे वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो किस में जुड़ जाना चाहते थे, ब्रिटेन के साथ। और एट लास्ट देयर वाज द सिविल वार बिटवीन द कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट्स। Ireland was divided. North Ireland joined Britain and South Ireland became a republic, Irish Republic. और इस तरह in 1801 the Act of Union was passed and Ireland was also merged with Britain and such Britain became a nation. The national language was declared British. The national flag was Union Jack and the other features that made it a nation. एक नेशन तैयार हो गया। विजुलाइजिंग द नेशन, अब हम बात करते हैं इन नेशनलिज्म की जब फीलिंग्स आई तो उन्होंने क्या किया, उसको विजुलाइज किया। उनकी पिक्चर्स बनाई गई, एलेगरीज बनाई गई। और एलेगरी क्या होती थी, अ फीमेल फिगर। जैसे फ्रांस में मैरियान बनाई गई, आप पिक्चर देख सकते हैं मैरियान की। और मैरियान जो थी वो दैट वाज द नेम ऑफ क्रिश्चियन गॉडेस। और वो फ्रांस की एलेगरीज का सिंबल थी मैरियान। भले वो अपने कंट्री को फादरलैंड कहते थे लेकिन फीमेल फिगर बनाई गई थी। ऐसे जर्मनी ने बनाई थी द एलेगरी ऑफ जर्मेनिया। तो ये और दीज वजह से हमारे यहाँ क्या है, द फिगर ऑफ भारत माता, मदर इंडिया। तो जस्ट लाइक allegories were made in these countries and the feelings of nationalism that developed through these pictures also, images also, heroism and thus liberty, equality that was. अब आता है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। नेशनलिज्म तो अभी आपको बताया था, द फीलिंग ऑफ वननेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कल्चर, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री, हैविंग the identification of their country and also ready to sacrifice everything. But imperialism, जब ये नेशन बन गए, बड़े बड़े स्टेट्स बन गए तो इनकी पावर बढ़ गई। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और आपका इटली, इन सब की पावर यूरोपियन कंट्रीज की बढ़ गई। दैट टाइम देयर वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन, दीज बिकेम डेवलप्ड कंट्रीज, वेरी पावरफुल कंट्रीज एंड दैट टाइम देयर इनके अंदर एक फीलिंग आई इंपेरियलिज्म, और ये था साम्राज्यवाद। दे ट्राइड टू सेट अप लार्ज एम्पायर्स नॉट ओनली इन यूरोप बट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, in America, in Africa, in Asia, Australia and other parts. So this was the reason in poor and backward countries they started to trade, to reach there and to capture that, to make them colonies. And that time the idea of nation state जो थी that also gave the idea of imperialism, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या होता है, एक तो आपने पढ़ा था ओल्ड हिस्ट्री में साम्राज्यवाद था कि हमारे यहाँ मौर्यंस एम्पायर था या मुगल एम्पायर, जो भी आपने पढ़े हैं, उसमें क्या होता था, उस एरिया को मिला करके और सेम अपने ही सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते थे, अपनी जनता मानते थे। लेकिन ये जो इम्पेरियलिज्म आया, इसमें क्या होता था, जिस कंट्री को कैप्चर कर लेते थे उसको अपनी कॉलोनी बना देते थे एंड दे एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज ऑफ दैट कंट्री। जैसे इंडिया वाज ए कॉलोनी द ब्रिटिश, तो रिसोर्सेज ऑफ इंडिया दैट वर एक्सप्लॉइटेड बाय ब्रिटेन। तो ये अंतर था। दैट टाइम एज यू नो देयर वर बाल्कन स्टेट्स। बाल्कन स्टेट्स जो थे, आप मैप में देख सकते हैं कि ये बाल्कन सी के अराउंड में पड़ते थे, इनको बाल्कन स्टेट कहते थे, और दीज वर अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। लेकिन जब ऑटोमन एम्पायर बिकेम वीक, सो मेनी यूरोपियन पावर्स दे स्टार्टेड टू कैप्चर देम
और इसका रिजल्ट क्या हुआ, दे स्टार्टेड टू फाइट देमसेल्व आल्सो, आपस में ही लड़ने लगे। रिजल्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑफ 1914 एंड 18, और फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ द बाल्कन स्टेट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बेटा कभी कभी आ जाता है कि बाल्कन स्टेट वाज मेन इशू ऑफ द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, एक्सप्लेन। तो बाल्कन स्टेट्स ऑटोमन एम्पायर के पार्ट थे, ऑटोमन एम्पायर वीक हो गया, इससे जो यूरोपियन पावर्स थे उनको चांस मिल गया और ये एक दूसरे को कैप्चर करने के लिए कि एक स्टेट हम छीन लें, दो हम ले लें, दो हम, ये आपस में लड़ने लगे। दे स्टार्टेड टू फाइट देमसेल्व्स और रिजल्टेड द वर्ल्ड वार फर्स्ट। So one side there was nationalism, second side was the imperialism and resulted the world war. तो बेटा this was the chapter I explained you कि कैसे राष्ट्रवाद की फीलिंग्स डेवलप हुई, कैसे मिनी कंट्रीज उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग्स आई और कैसे ये नेशन स्टेट्स बन गए, आपको एक्सप्लेन करते हैं। और आपको मालूम है एक चीज़ बताना हम भूल गए, 1948 में ये भी हुआ था कि वहाँ पर जर्मनी में जब 1830 to 1848 तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी हुआ था, क्योंकि वहाँ के जो लिबरल्स थे उन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था किंग के अगेंस्ट, और वो फ्रैंकफर्ट सिटी में सेंट पॉल चर्च में इकट्ठे हुए और वहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि एक मीटिंग की, एक चार्टर, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जिसमें किंग से पावर लेकर के और नेशनल असेंबली को दिए गए थे और वहाँ पे वीमेन को एज ऑडियंस रखा गया था। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एंड दस द चैप्टर वाज फिनिश्ड। एंड अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, और जिससे कि अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।